धूप सिर पर चमक रही थी और खिड़की के पर्दे हल्की हवा के झोंके से फड़फड़ा रहे थे। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी, मगर उस खामोशी में अनाया की धड़कनों की आवाज़ जैसे गूंज रही थी। वो अपनी माँ के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर अविश्वास का साया। जुलेखा बेगम अपने पर्स से कुछ कागज निकाल रही थी। उनकी खामोशी में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो अपनी बेटी की पीड़ा से अनजान हो या फिर बेपरवाह, या फिर वो जानबूझकर उससे लापरवाह बनने की कोशिश कर रही थी। अनाया ने आखिर हिम्मत करते हुए कांपती आवाज़ में कहा, मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं हवेली में हमेशा के लिए कैसे रह सकती हूँ? आप जानती हैं ना, वहाँ के लोग कितने सख्त और बेरहम हैं। वे मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सब कुछ जानते बूझते भी आप मुझे उस नरक में क्यों धकेल रही हैं? मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। जुलेखा बेगम ने नज़र उठाकर अपनी बेटी को देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी जो किसी माँ के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे अनाया की बातें उन्हें बेमानी लगी हों। स्वीकार करें या ना करें, ये तुम्हारी समस्या है अनाया। वो तुम्हारे बाप का घर है और तुम्हें वहाँ जाना होगा, और बस ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इससे ज़्यादा और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनाया के पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। वो कुछ पल चुप रही, फिर बेबस होकर बोली, मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या अपनी ही बेटी को यूँ छोड़ देंगी आप? जुलेखा बेगम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अनाया, तुम्हें समझना होगा कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। अब मैं भी खुशियों के बारे में सोच रही हूँ। मैं कब तक अकेले गुजारा कर सकती हूँ? कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम अपने घर चली जाओगी। उसके बाद मैं फिर से तन्हा रह जाऊंगी। जब मुझे खुदा ने ज़िंदगी में खुश रहने का मौका दिया है, तो मैं इस मौके को कैसे गवा दूँ? उन्होंने पर्स बंद करते हुए कहा, और फिर थोड़ा रुककर एक गहरी सांस ली। फिर अनाया को समझाने की कोशिश करने लगी, और मैं तुम्हें गैरों में नहीं भेज रही, बल्कि तुम्हारे सगे बाप के पास भेज रही हूँ। और मैं तुम्हें अपने साथ अब और ज़्यादा नहीं रख सकती, क्योंकि मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि मैं निकाह कर रही हूँ, और इस नए सफ़र में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अनाया की आंखें हैरानी और दुख से भर गई थीं। वो सदमे से ज़मीन पर बैठती चली गई और धीमी आवाज़ में बोली, आप सच में ये कह रही हैं? आप मुझे इस हालत में छोड़ रही हैं? आप जानती हैं ना, हवेली वाले मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। उसकी शहद जैसी आंखें रोने की वजह से लाल अंगार हो रही थीं, लेकिन जुलेखा बेगम पर इस बात का कोई असर नहीं था। वो कुछ देर तक उसे देखती रहीं, और फिर जुलेखा बेगम ने गहरी सांस ली। खिड़की के पास जाकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। धूप की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, और उनकी खूबसूरत सफ़ेद रंगत धूप में सोने की तरह दमक रही थी। इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। कहीं से भी वो एक जवान बेटी की माँ नहीं लगती थी, और यही वजह थी कि जब उनकी सूनी जिंदगी में किसी ने अपने प्यार की दस्तक दी, तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो चुपचाप खिड़की के बाहर नज़ारे करती नहीं, मगर उनके हाव भाव बेरहम थे। तुम्हारे लिए ये सब सहना जरूरी है अनाया। ये इस दुनिया में जीना इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी, और वैसे भी तुम्हारे साथ रहकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे हिस्से में केवल तंगी आएगी। हवेली में जाकर कम से कम तुम्हें अपने हक का हिस्सा मिल सकता है। तुम्हें वो सारा ऐशो आराम मिल सकता है जिसकी तुम हकदार हो। मेरे साथ रहकर सिवाय गरीबी के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी बात मान लो, कल को तुम ही कहोगी कि माँ का फैसला बिल्कुल सही था। अनाया ने हिचकियों के बीच कहा, वो हक जो मुझे मिलने से पहले ही छीन लिया जाएगा। आप जानती हैं ना, वे लोग कितने जालिम हैं। वे मुझे कभी अपनाने वाले नहीं हैं, और आप जानती हैं, बाबा के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं है। जुलेखा बेगम ने मुड़कर बेटी की ओर देखा और कठोर लहजे में कहा, अनाया, ये वक्त भावुक होने का नहीं है। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, और यही सब तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कठोर बनना पड़ा। अगर वो कठोर न बनती तो अनाया उन्हें छोड़कर कभी न जाती। अनाया ने एक बार फिर अपनी माँ को देखते हुए कहा, ये बेहतर है कि आप अपनी बेटी को ऐसे जालिमों के हवाले कर दें जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। जुलेखा बेगम के चेहरे पर झुंझलाहट के हाव भाव साफ नजर आ रहे थे। मैंने कह दिया ना अनाया, अब तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने बाप के पास चली जाओ। अनाया के दिल में गुस्से और बेबसी का तूफान उठ रहा था। वो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा अम्मी, कभी मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। आज आपने साबित कर दिया कि मैं आपके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। जुलेखा बेगम ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान सजाई और कमरे से निकलते हुए कहा,
ये तुम्हारी सोच है अनाया, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी। सुबह का समय था। धूप खिड़की के शीशों से रास्ता बनाते हुए कमरे को अपनी रोशनी से भर रही थी, लेकिन अनाया की दुनिया में रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई थीं, गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख चुकी थीं और उसका दिल जैसे बेबसी की तीव्रता से टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो बिस्तर के कोने में सिमटी हुई बैठी थी, जहां उसने पूरी रात खुद को समझाने की कोशिश की थी कि शायद ये सब एक बुरा सपना हो, लेकिन हकीकत के तेज धार शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अब तुम्हें अपने बाप के घर जाना होगा। मैं अब और ज़्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मुझे अपने लिए भी कुछ सोचना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और तुम मेरी खुशियों में रुकावट हो। एक गहरी सांस के साथ वो बिस्तर से उठी, लेकिन उसकी टांगें अब भी धीरे धीरे कांप रही थीं। अचानक उसे बाहर से अपनी माँ की ऊंची आवाज़ सुनाई दी, अनाया बाहर आओ। वो चौंक गई। उसकी माँ की आवाज़ में हमेशा एक नरम ममता हुआ करती थी, लेकिन आज ये आवाज़ ठंडी और बेगानी सी थी। अनाया ने धीरे से दरवाज़ा खोला, लिविंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं जम गए। जुलेखा बेगम एक कुर्सी पर बैठी थीं। उनके पास 2 बैग रखे थे और उनके चेहरे पर चश्मा टिका था, जो उनके हाव भाव को और भी कठोर बना रहा था। अम्मी, ये सब क्या है? अनाया ने हैरानी और डर से पूछा। जुलेखा बेगम ने चश्मा उतारते हुए एक नज़र अनाया पर डाली और फिर ठंडे लहजे में बोली, मैं जा रही हूँ अनाया। मकान मालिक कुछ ही देर में आएगा और ये घर बंद हो जाएगा। तुम भी अपना सामान समेट लो और अपने बाप के घर चली जाओ। हाँ, सामान समेटने से पहले नाश्ता कर लेना, जो मैंने तुम्हारे लिए किचन में बना कर रखा है। अनाया की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो कांपती आवाज़ में बोली, अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। आप कैसे मुझे उनके पास भेज सकती हैं? आप जानती हैं वे लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी आप ऐसा कर रही हैं। उसने रात वाली बात फिर से दोहराई तो झुंझलाती हुई जुलेखा बेगम ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। उनके रवैये में बेदर्दी और ठंडापन साफ झलक रहा था। अनाया, बार बार एक ही बात बोलकर तुम मुझे मेरे फैसले से हटा नहीं सकती, और मेरी बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ये दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खर्च कर दी। अब मुझे अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना है, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं निकाह कर रही हूँ और तुम्हारे लिए अब मेरे पास समय नहीं। अनाया के दिल पर ये शब्द तेज खंजर की तरह लगे। वो अविश्वास से अपनी माँ को देख रही थी। अम्मी, एक ऐसी खुशी है जो अपनी औलाद को छोड़कर हासिल की जाती है। आपको पता है, बाबा के घर में मेरी कोई जगह नहीं। वे मुझे जिंदा मार डालेंगे। मैं वहाँ कैसे रहूँगी? जुलेखा बेगम ने अपनी घड़ी पर समय देखा और लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम्हारा मसला है अनाया, मेरा नहीं। और वैसे भी तुम ये बात समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है कि वो सिर्फ धमकियाँ होती हैं जो तुम्हारा बाप तुम्हें देता है, वरना तुम उसका अपना खून हो और कोई अपने खून को यूँ दर्द नहीं देता। तुम देखना, वो लोग तुम्हें बहुत प्यार से अपना लेंगे और तुम्हें बहुत इज्जत और मान के साथ रखेंगे। खैर, तुम्हें अपने बाप के घर जाना होगा, ये तुम्हारा हक है, और वहाँ तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गई और कांपती आवाज़ में बोली, अम्मी, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करें। मुझे अभी इतनी समझ नहीं है। मैं अकेले कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी? अभी मेरी उम्र ही क्या है? मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूँ। मैंने ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ भी नहीं देखा, लेकिन जितना भी देखा है वो सब आपके बिना नहीं देखा। आप मेरी दुनिया हैं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। जुलेखा बेगम ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो आईने के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगी, जैसे उनकी बेटी का दर्द उनके लिए कोई मायने न रखता हो। अनाया, ज़िंदगी में कभी भावुक फैसले मत लेना। ये दुनिया बहुत बेरहम है और तुम्हें ये सीखना होगा कि इसमें कैसे जिया जाए। अनाया ने बेबसी से अपनी माँ की ओर देखा। वो उठकर उनके पास आई और उनका हाथ थाम लिया। मैंने हमेशा आप पर गर्व किया। मैं सबसे कहती थी मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, और आज आप मुझे इस तरह छोड़कर जा रही हैं। आप जानती हैं, बाबा के घर में मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। वे लोग तो मुझे अपनी जायदाद के दुश्मन समझते हैं। जुलेखा बेगम ने अपना हाथ झटक दिया और पर्स से कुछ पैसे निकाल कर अनाया की तरफ बढ़ा दिए। ये लो, ये पैसे काफ़ी होंगे। एक बस पकड़ो और वहाँ चली जाओ। और हाँ, मुझे अब और किसी नाटक की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। अनाया की आंखों में गहरी बेबसी उभर आई। वो पीछे हट गई, दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा, दुख और अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। ऐसा नहीं होता अम्मी। माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ती है, उन्हें यूँ बेसहारा नहीं छोड़ती।
जुलेखा बेगम ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने बैग उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। दरवाजे के करीब पहुंचकर उन्होंने एक पल के लिए रुककर कहा, जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगी अनाया, और याद रखो मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे भले के लिए किया है। अनाया बस उनकी पीठ को देखती रह गई। वो बेजुबान चीख रही थी जैसे कोई उसे अंदर से चीर रहा हो। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। जुलेखा बेगम दरवाजे से बाहर निकल गईं और उनके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई। कमरे में गहरी खामोशी थी। सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक बाकी थी जो समय के गुजरने का एहसास करा रही थी। लेकिन अनाया के लिए वक्त जैसे थम गया था। अनाया दीवार के सहारे बैठी रही। आंखों से बहते आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे, लेकिन वो खामोश थी। अंदर एक तूफान मच रहा था, मगर बाहर पूरी तरह शांति थी। जमीन पर पड़े नोट जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। काफ़ी वक्त बीत गया और फिर जैसे किसी ने उसे झकझोर कर जगाया हो, उसने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर उन नोटों को उठाया। वो उन्हें मुट्ठी में दबाए खोई हुई नज़रों के साथ अपने कमरे में चली गई। वो कमरा जो कभी उसके सुकून की जगह था, आज अजनबी लग रहा था। वो धीरे धीरे अपना सामान बांधने लगी। एक छोटा सा बैग जिसमें कुछ कपड़े और ज़रूरी चीज़ें डालनी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब कोई हिचकी नहीं थी। शायद आंसू ख़त्म हो चुके थे या दिल की तकलीफ़ इतनी बढ़ चुकी थी कि भावनाएं भी थक गई थीं। वो जानती थी अब उसे हर हाल में अपनी माँ के फैसले को कबूल करना होगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने अलमारी के अंदर एक आखिरी नज़र डाली। वहाँ कुछ किताबें रखी थीं जो उसके बचपन की यादें थीं। वो पल भर के लिए रुकी, लेकिन फिर जैसे खुद को ज़बरदस्ती पीछे खींचा और एक बड़ी सी चादर अपने चारों ओर लपेट ली। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन वो मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी। घर से बाहर कदम रखते हुए उसके दिल में गहरी टीस उठी। ये वही दरवाज़ा था जहाँ से वो रोज़ स्कूल के लिए खुशी खुशी निकला करती थी। ये वही गली थी जहाँ वो अपनी माँ के साथ हंसते हंसते चलती थी। आज वही गली, वही दरवाज़ा, वही घर उसे अजनबी और भारी लग रहा था। वो तेज़ी से चलते हुए गली पार कर गई, जैसे ये जगह उसे कैद करने की कोशिश कर रही हो। वो बस स्टॉप पर पहुंचने में उसे काफ़ी वक्त लगा। रास्ते में हर पल उसका दिल जैसे भारी होता जा रहा था। उसने बस के पास जाकर गांव का नाम बताया और खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने जल्दी से चादर के पल्लू से अपने आंसू पोंछ लिए। वो नहीं चाहती थी कोई उसकी कमजोरी देखे। बस के चलते ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह ली। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी सोचें कहीं और थीं। वो बार बार अपनी माँ के शब्दों को याद कर रही थी, ये सब तुम्हारे भले के लिए है अनाया। लेकिन क्या वो सचमुच उसके भले के लिए था? क्या उसकी माँ के पास कोई और रास्ता नहीं था? उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद उसकी माँ के पास वाकई कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन फिर वही माँ जो उसे प्यार से गुड़िया कहकर गले लगाती थी, वही माँ जिसकी ममता पर उसे हमेशा गर्व था, वो उसे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकती थी? बस अपनी गति से चल रही थी और अनाया को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसे सफ़र पर जा रही है जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ दर्द है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में हवेली की यादें एक एक करके उभरने लगीं। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर का वो माहौल जहाँ हर तरफ एक अजीब सा दबाव महसूस होता था। वहाँ की औरतें जो हमेशा चुपचाप रहती थीं और मर्द जिनकी नज़रों में सिर्फ घमंड झलकता था, और हवेली के मर्द औरतों पर सिर्फ हुक्म चलाना जानते थे। हवेली की सारी औरतें मर्दों के सामने सर झुकाकर खड़ी रहती थीं। ये सब याद करते हुए उसका दिल और भी ज़्यादा भारी होने लगा। वो महीने में 2 दिन वहाँ बिताती थी और वे 2 दिन उसे किसी कयामत से कम नहीं होते थे। उसे याद आया कैसे वो हर वक्त किसी न किसी पाबंदी में बंधी रहती थी। ये मत करो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। वो सोच रही थी अगर 2 दिन का ये हाल था तो अब हमेशा के लिए वहाँ रहना कैसा होगा। बस की खिड़की से बाहर के दृश्य बदलते जा रहे थे। शहर की इमारतें पीछे छूट चुकी थीं और अब खेत और पेड़ों की कतारें दिखने लगी थीं। ये सब देखकर उसे एहसास हुआ कि वो गांव की सीमा में घुस चुकी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार बस एक जगह आकर रुक गई। ड्राइवर ने ऐलान किया कि आखिरी स्टॉप है। अनाया ने अपनी चादर ठीक की और बैग को कंधे पर टांग लिया। उसके कदम भारी लग रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे बस से नीचे उतर आई। सामने एक कच्ची सड़क थी जिसके दोनों ओर खेत फैले हुए थे। कुछ दूरी पर हवेली के ऊंचे मीनार नजर आ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। दिल ही दिल में वो अपनी माँ को याद कर रही थी, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में कि वो उसे आकर रोक लेंगी।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो हवेली के करीब पहुंची तो उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। बड़े दरवाजे के पास पहुंचकर वो ठहर गई। ये वही दरवाजा था जो हमेशा उसके लिए बंद जैसा महसूस होता था, भले ही वो खुला रहता था। अंदर जाने के लिए उसने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन एक पल के लिए ठटकी। वहां खड़े 2 नौकरों ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। एक ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और उसे अंदर जाने का इशारा किया। अंदर कदम रखते हुए उसे वही पुराना एहसास हुआ, एक अजीब सी ठंडक और बेगानापन। अंदर एक बड़ा आंगन था जिसके बीच में एक बड़ा सा फव्वारा चल रहा था, लेकिन ये दृश्य भी उसके दिल को कोई सुकून न दे सका। अनाया ने गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही हो। उसके कदम धीरे धीरे हवेली के बड़े भारी दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। ये दरवाजा, जिसे देखकर हमेशा उसके अंदर एक अजीब सा डर जाग उठता था। हवेली की ऊंची दीवारें, लोहे का भारी दरवाजा और उस पर लटकी हुई मोटी जंजीरें उसे हमेशा जगह पर कैदी होने का एहसास कराती थीं। आज भी वही एहसास उसके दिल को जकड़ रहा था। उसने चादर को अपने चारों तरफ और कसकर लपेटा और दरवाजे के करीब पहुंचकर अंदर झांका। हवेली के अंदर का माहौल हमेशा की तरह शांत और ठंडा था। बड़े आंगन में रात रानी और मोगरे की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन ये खुशबू भी उसकी बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, गहरी सांसें लेती हुई, जैसे खुद को किसी कड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रही हो। उसकी बड़ी गहरी आंखें, जिनमें हमेशा चमक होती थी, आज बुझी बुझी सी लग रही थीं। लंबे काले बाल, जिन्हें वो हमेशा खुला रखना पसंद करती थी, 2 दिन से उसने बालों में कंघी भी नहीं की थी। जबरदस्ती लपेटकर उन्हें क्लेचर में कैद किया था, जो अपनी हालत पर आज मातम कर रहे थे और चादर के नीचे छुपे हुए थे। अनाया ने दरवाजे को पार किया और हवेली के अंदर कदम रखा। आंगन की पगडंडियों पर चलते हुए उसके कदम भारी हो रहे थे। उसे पता था कि अंदर का माहौल हमेशा की तरह सख्त होगा, जहां मर्द और औरतें अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं और हर चीज़ पर नियमों की जंजीरें बंधी हुई हैं। उसने अपनी चादर को और मजबूती से पकड़ा, जैसे खुद को हवेली के अंदर के माहौल से बचाना चाहती हो। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक सन्नाटा था। ये सन्नाटा सामान्य था, क्योंकि अनाया जब भी यहाँ आती, जनान खाने की और औरतों की हंसी या बातचीत की आवाज़ें सुनाई देती थीं। उसकी कजिन्स, उसकी ताई और उसकी दादी माँ हमेशा जनान खाने में मौजूद होती थीं, लेकिन आज हवेली अजीब सी खाली खाली लग रही थी। एक पल के लिए उसका दिल घबरा गया। वो सोचने लगी, आखिर ये सन्नाटा क्यों? उसके कदम खुद ब खुद जनान खाने की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते। वो अभी आधे रास्ते में ही थी कि रसोई के दरवाजे से एक नौकरानी बाहर निकली। उसे देखकर वो नौकरानी ठिठक गई, जैसे उसका वहाँ होना अप्रत्याशित हो। नौकरानी जल्दी से आगे बढ़ी और बहुत ही आदरपूर्वक झुककर सलाम किया। अनाया ने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भारी उलझन फैली हुई थी। बीबी जी, आप कब आई? नौकरानी ने थोड़े झिझकते हुए पूछा। अभी अभी। सब लोग कहाँ हैं और जनान खाना इतना खाली क्यों है? अनाया की आवाज़ में आश्चर्य साफ झलक रहा था। घर के सभी लोग दूसरे गांव की शादी में गए हैं बीबी जी। मर्द लोग मर्दान खाने में हैं और महिलाएं वहाँ मेहमानों के साथ गई हैं, नौकरानी ने समझाते हुए कहा। और ये सुनकर अनाया ने पल भर के लिए सुकून की सांस ली, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा एहसास भी जागा। उसने गहरी नज़रों से नौकरानी की ओर देखा। और दादी, क्या वो भी गई हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। नौकरानी ने सर हिलाया। जी बीबी जी, वो भी गई हैं। सिर्फ मैं और 2 नौकर हवेली में हैं। अगर आपको भूख लगी है तो मैं खाना बना दूं? अनाया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस 1 कप चाय बना दो, सर में दर्द है। थोड़ा रुककर उसने नौकरानी से कहा और थकी हुई आवाज़ में अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अनाया का कमरा हवेली के पिछले हिस्से में था, जहाँ हमेशा गहरी खामोशी छाई रहती थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। साफ सुथरा कमरा था, लेकिन हमेशा की तरह ठंडा और अजनबी सा महसूस हो रहा था। उसने अपनी चादर एक ओर रख दी और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो रोई नहीं, बस शून्य भरी निगाहों से कमरे की दीवारों को ताकती रही। यही वो जगह थी जहाँ उसने अपने बचपन के कई दिन बिताए थे, लेकिन उन दिनों की यादें भी कड़वी थीं। हवेली की हर दीवार, हर चीज़ जैसे उसकी यादों की गवाह थी। अनाया के दिमाग में वो दिन तैरने लगे जब वो महीने के केवल 2 दिन इस हवेली में आकर बिताया करती थी, लेकिन उन 2 दिनों में भी वो घुटन महसूस करती थी। हवेली के सख्त नियम, दादी की कठोरता और कजिन्स की तानों से भरी बातें, ये सब उसे यहाँ आने से डराता था।
उसने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद करते हुए वो पल याद आया जब उसकी माँ ने उसे इस हवेली के हवाले किया था। वो क्षण जब उसकी माँ ने कहा था, अनाया तुम्हारी जगह अब यही है, मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया है। और अनाया के दिल में एक गहरी चुभन हुई थी। वो अपनी माँ की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे बातें उसे केवल जख्म दे रही थीं। कमरे की खामोशी उसे और बेचैन करने लगी। वो उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर बगीचे में अंधेरा फैलने लगा था। चांदनी रात थी, लेकिन उस चांदनी में भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। अनाया ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे पता था यह हवेली अब उसका मुकद्दर है और उसे इसी मुकद्दर को अपनाना होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जैसे किसी गहरे सपने से बाहर आई हो। वो गहरी नींद में थी, इतनी गहरी कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि रात के साए कब फैल गए। वो कुछ देर तक शून्य निगाहों से छत को घूरती रही, फिर कमरे में बिखरी हल्की नारंगी रोशनी पर ध्यान दिया जो शाम का अनोखा रंग लिए हुए थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसका कंधा हल्के से झकझोर रहा है। वो चौंक कर उठी और देखा कि एक नौकरानी झुककर आदरपूर्वक उसे जगा रही थी। बीबी जी, बाबा साईं ने आपको तुरंत बुलाया है। वो काफ़ी देर से आपके जागने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकते। नौकरानी की आवाज़ में हल्की घबराहट थी, जैसे देर हो जाने का डर उसे भी सता रहा हो। अनाया ने आंखें मलते हुए घड़ी की ओर देखा। रात के 9 बज चुके थे। वो हैरान रह गई, उसे इतनी देर तक नींद कैसे आ गई। फिर याद आया कि वो पूरी रात जागती रही थी। अपनी माँ की बातें, हवेली के दिन और इस नए हालात का डर, इन सब ने उसे सारी रात तड़पाया था। वो करवटें बदलती रही, कभी अपने आंसू पोंछती, कभी अपने दिल को दिलासा देने की नाकाम कोशिश करती। यही वजह थी जब वो आखिरकार सोई तो गहरी नींद में डूब गई थी, जैसे उसके शरीर और आत्मा दोनों को सुकून की ज़रूरत थी। वो बिस्तर से उठी और नौकरानी को हाथ से रुकने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहकर वो जल्दी से बाथरूम में गई, चेहरा धोया और ठंडे पानी के छींटे मारकर खुद को जगाने की कोशिश की। जब उसने आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी बड़ी गहरी आंखें जो हमेशा चमकती रहती थीं, आज रात भर की बेचैनी के कारण थकी थकी सी लग रही थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे की नेचुरल खूबसूरती ने इस थकान को पीछे छोड़ दिया था। लंबे घने बाल, रोने की वजह से लाल होती नाक और गुलाबी होंठ, ये सब उसकी खूबसूरती की पहचान थे। उसने चेहरा पोंछा, हल्का सा दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और कमरे से बाहर निकल आई। इस वक्त उसके दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसे पता था बाबा साईं उसे देखते ही सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि वो समय से पहले हवेली क्यों आई है, और वो क्या जवाब देगी। कैसे उन्हें बताएगी कि वो अपनी माँ के फैसले के बाद यहाँ पनाह लेने आई है। वो धीरे धीरे जनान खाने की ओर बढ़ रही थी। जनान खाने में कदम रखते ही उसने देखा कि सामने उसकी दादी अम्मा, ताई, चाची और कजिन्स बैठे हुए थे। उनकी नज़रें तुरंत अनाया पर टिक गईं, और जैसे वो अचानक आकर सबको चौंका चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा, अनाया ने अदब से सलाम किया। दादी अम्मा तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़ी हुईं। उनकी आंखों में अचानक से मोहब्बत की चमक आई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आ जाओ मेरे पास। उन्होंने अपने बाजू फैलाकर अनाया को गले से लगा लिया। दादी का ये प्यार भरा स्पर्श हमेशा हमेशा उसके दिल को सुकून देता था। ये वो एकमात्र रिश्ता था जो उसे इस हवेली में अपना महसूस होता था। उसने दादी के हाथ चूमे और उनकी पेशानी पर एक प्यार भरा बोसा दिया। बाबा साहब ने तुम्हें बुलाया है बेटी, दादी ने ममता भरे लहजे में कहा। वो कई बार यहाँ आकर देख चुके हैं कि तुम जागी हो या नहीं। आखिर में उन्होंने कहा कि किसी को भेजकर तुम्हें जगा दें। जाओ, उनसे मिल लो जाकर, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनाया ने सिर हिलाया और इजाज़त लेकर आगे बढ़ गई। उसने चादर को अपने गिर्द कसकर लपेट लिया और चेहरे पर दुपट्टा ले लिया। उसे मर्दान खाने की तरफ जाना था, जो हवेली के उसूलों के मुताबिक औरतों के लिए मना था, मगर बाबा साहब के कमरे तक पहुंचने के लिए उसे वहां से गुजरना ही था। हवेली का माहौल हमेशा की तरह सख्त और खामोश था। अनाया के दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल में सवाल और डर उभर रहा था। उसने कभी अपने बाप के सामने इस तरह की कमज़ोर हालत में खुद को पेश नहीं किया था। आज उसे अपने जज्बात छुपाने थे। मर्दान खाने के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे हल्की सी झिझक महसूस हुई। वो दरवाजे को देखती रही, जैसे अंदर जाने की हिम्मत जुटा रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली, दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मर्दान खाने का माहौल हमेशा की तरह रौबदार था। दीवारों पर टंगी बंदूकें, फर्श पर बिछे कीमती कालीन और कमरे के कोने में जलते हुए धीमे धीमे रोशनी देते हुए दिए।
सब कुछ एक जमींदाराना जिंदगी की झलक दिखा रहे थे। बाबा साहब कमरे के बीचों बीच अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में हुक्का था जिससे हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। उनकी गहरी आंखें तुरंत अनाया पर टिक गईं, जैसे वो सब कुछ जानने के लिए बेताब हों। आ गई तुम? बाबा साहब ने गहरी रौबदार आवाज में कहा। उनके लहजे में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा सवाल छुपा था। अनाया ने खामोशी से सिर झुका लिया। क्या हुआ? वक्त से पहले क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ इस वक्त नहीं होना चाहिए था। उनकी निगाहें उसे परख रही थीं। अनाया ने चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन उसकी जबान से अल्फाज नहीं निकल सके। वो एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, अम्मी ने भेजा है बाबा साहब। ये सुनते ही बाबा साहब के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उन्होंने हुक्के का गहरा कश लिया और फिर अनाया की ओर देखते हुए कहा, अम्मी ने भेजा है? लेकिन क्यों? क्या हुआ है? जब अनाया ने कहा कि अम्मी ने भेजा है तो सरफराज साहब का चेहरा कठोर हो गया। उनकी पेशानी पर शिकने उभर आईं। उनकी आंखों में गुस्से और हैरानी की एक झलक थी, जैसे वो सोच रहे हों कि ये क्या बात है। उन्होंने अनाया को संदेह भरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्यों? तुम्हारी माँ ने कोई नया आशिक ढूंढ लिया क्या? अनाया को ये शब्द एक गहरे घाव की तरह चुभे थे। वो तड़प कर अपने बाप की ओर देखने लगी और उनके दिल में एक टीस उठी। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल और दर्द की गहराइयां भी बढ़ने लगीं। उसकी आत्मा में जैसे कोई चुभन उतर आई और वो खुद को संभाल नहीं पाई। फिर बिना सोचे समझे वो अचानक अपने बाप के कदमों में गिर पड़ी और उनके घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। ये दृश्य सरफराज साहब के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। वो अपनी बेटी की इस हालत को देखकर स्तब्ध रह गए। अनाया की आंखों में उन्होंने पहली बार इतनी बेबसी और दर्द देखा था। उन्होंने उसे इस तरह टूटते हुए पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसने कभी उनके सामने इस तरह रोने की हिम्मत की थी। वो जानते थे अनाया ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन हर बार उसने अपनी तकलीफ़ों को छुपाकर एक मुस्कुराहट का लबादा ओढ़ लिया था। लेकिन आज वही बेटी जिसकी मुस्कुराहट कभी उनके दिल को सुकून देती थी, आज उसके आंसुओं ने उनके दिल को तोड़ दिया था। सरफराज साहब पूरी तरह खामोश हो गए थे। उनके मन में कई विचार उठ रहे थे, लेकिन वो कुछ कहने में असमर्थ थे। उन्होंने तुरंत अपने कदमों में गिरी अनाया के सिर पर हाथ रखा, जैसे उसके दुख को अपनी ममता से शांत करना चाहते हों। उनके हाथ का स्पर्श बहुत ही कोमल और प्यार भरा था, जिसने अनाया के मन में एक हल्की सी सुकून की लहर पैदा की थी। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ है अनाया? सब बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने कुछ किया है या फिर कोई और बात है? अनाया ने एक पल के लिए सरफराज साहब की आंखों में देखा और फिर बिना आवाज़ के रोते हुए अपने दिल का सारा दर्द उनके सामने रख दिया। उसने बताया कि उसकी माँ ने उसे क्यों यहाँ भेजा और क्यों उसे इस हवेली में आने का आदेश दिया। उसने अपनी माँ की बेरुखी, अनदेखी और अपने दिल के दुख को सरफराज साहब के सामने बिना किसी डर के खोल कर रख दिया था। सरफराज साहब ये सब सुनकर पूरी तरह मौन हो गए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की छाया थी, जैसे वो इन बातों का मूल्यांकन कर रहे हों और ये तय कर रहे हों कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के अनाया के सिर पर हाथ रखा और साफ शब्दों में कहा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, लेकिन याद रखना यहाँ रहना है तो एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। सरफराज साहब की ये बात अनाया के ऊपर किसी बिजली की तरह गिरी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बाप ने उसे क्या कहा है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस बड़ी हवेली में जगह पाने के लिए उससे कुर्बानी मांगी जाएगी। उसके दिल में एक बार फिर गहरे दुख की लहर दौड़ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और पूरी कमजोरी के बावजूद चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें अब भी रोने के कारण लाल और नम थीं। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान बाकी थे। वो सोच रही थी जिंदगी की ये मुश्किलें और कुर्बानियाँ उसके दिल को कितना चोट पहुँचा रही हैं। सरफराज साहब की वो रहस्यमय बात अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि इस हवेली का माहौल और इसके नियम उसकी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहाँ से लौटना नामुमकिन होगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा और हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। 2 दिन बाद मर्दाना और जनाना खाने के बीच की दीवार हटा दी गई और उसकी जगह एक बड़ा सा लॉन्च बना दिया गया। ये लॉन्च अब एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ मर्द और औरतें एक साथ बैठ सकते थे, लेकिन ये माहौल अनाया के लिए पूरी तरह अजनबी और असामान्य था। लॉन्च में जमा मर्दों की उपस्थिति ने अनाया को चौंका दिया। वो सहमी सहमी से अपनी दादी के पास जाकर बैठ गई। वहाँ मौजूद मर्दों में से उसके दादा साहब, चाचा और उसके बाप सरफराज साहब भी थे। सभी के चेहरों पर गहरी गंभीरता थी। ये सन्नाटा उसके दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रहा था।
तभी दादा साहब की गहरी आवाज़ गूंजी। उनकी निगाहें अनाया पर ठहर गईं। उनकी आवाज़ में आदेश की झलक थी और उनके हर शब्द में ऐसी सख्ती थी जो दिलों को कांपने पर मजबूर कर दे। हमें सरफराज ने बताया कि तुम्हारी माँ ने क्या किया है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। उसने जो किया सही किया। लेकिन अनाया खान, अगर तुम्हें इस हवेली में रहना है तो हमारी एक शर्त माननी होगी। इस शर्त को हर हाल में मानना पड़ेगा, वरना हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। दादाजी की बात पर अनाया का दिल परेशान हुआ। वो कौन सा फैसला करने वाले थे वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन दादाजी के अगले शब्दों ने उस पर एक कयामत तोड़ी। जब दादाजी ने कहा, बज़दान खान, तुम बज़दान खान की दुल्हन बनोगी। और ये सुनकर मासूम सी 17 साल के अनाया का दिल कांप उठा था। वो पत्थर दिल, हट्टी कट्टी रौबदार पर्सनालिटी का मालिक बज़दान खान, उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा लहराया था। चेहरे पर हर वक्त गुस्सा ठहरा रहता था। उसे देखकर तो अनाया डर के मारे कांपने लगती थी। उसके साथ शादी, उसने जोर जोर से नामे सर हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बज़दान खान उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई थीं। दोस्तों, कहानी के अगले भाग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी का अब तक का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग के साथ।